रजत की शादी नूपुर के साथ तो हो गई, लेकिन रजत को नूपुर जरा भी पसंद नहीं थी। शादी के 1 महीने बाद भी वो दोनों एक कमरे में अजनबी की तरह रहते थे। नूपुर रजत के लिए नाश्ता लेकर आई तो रजत गुस्से में बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? कितनी बार कहा है कि तुम्हें मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह मुंह उठाकर मेरे सामने आ जाती हो। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जो आपको मेरी शक्ल से भी नफरत है? आखिर मैं बीवी हूँ आपकी। बीवी? माई फुट! तुम बीवी बनने लायक तो क्या, नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो। उनका शोर शराबा सुनकर रजत की माँ सुनीता बाहर आई और बोली, रजत, आखिर क्या कमी है नूपुर में? अरे ये पूछो कि क्या कमी नहीं है। होश में आओ रजत, ऐसी बीवी तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। माँ बस करिए। पिताजी ने इस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, लेकिन मेरा जीवन तो खराब हो गया ना। बेटा, तेरे पिताजी ने नूपुर के पिताजी को वचन दिया था कि वो उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। क्या उनकी जबान की कोई कीमत नहीं? मुझे नहीं मालूम। 6 महीने बीत गए। रजत ने शराब पीनी शुरू कर दी और शराब के नशे में वह नूपुर को प्यार करने लगा। लेकिन जब उसे होश आया तब उसे अपने आप से घिन आने लगी। वह गुस्से में दीवार में हाथ मारता हुआ बोला, छी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं, जिसकी मैं परछाई तक देखना नहीं चाहता। आज उसके साथ नहीं, मुझे इसका कुछ तो करना पड़ेगा। शादी के 6 महीने बाद नूपुर अपने पति का प्यार पाकर बहुत खुश थी। उसकी खुशी का फायदा उठाते हुए रजत ने कहा, नूपुर, चलो हम कहीं हनीमून के लिए घूमने चलते हैं। नूपुर शर्मा कर रसोई में चली गई। रजत ने अगले ही दिन मुंबई जाने की सारी तैयारी कर ली। वह नूपुर को मुंबई ले गया। तुम कभी मेट्रो में नहीं बैठी ना? चलो आज तुम्हें मेट्रो में बिठाता हूं। वे दोनों मेट्रो ट्रेन में बैठ गए। मेट्रो में बैठकर नूपुर को ऐसा लगा जैसे वह हवाई जहाज में उड़ रही हो। 2 घंटे इधर से उधर घूमते रहने के बाद रजत बोला, नूपुर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाना, मुझे इस ट्रेन में अकेले बैठने में डर लगेगा। कुछ ही देर में रजत पिज्जा लेकर आया। तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है ना? लो खाओ, तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। और ये पैसे रखो, यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं कोई मेरी जेब ना काट ले। नूपुर आज बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी। उसे इंतजार करते हुए काफी देर हो गई, लेकिन रजत नहीं आया। मेट्रो चल पड़ी। नूपुर चिल्लाई, रोको, गाड़ी रोको, मेरे पति अभी बाहर हैं। मेट्रो में बैठा हुआ एक लड़का बोला, दीदी, अब ये गाड़ी अगले स्टेशन पर ही रुकेगी। नूपुर रोने लगी। कुछ ही देर में कई स्टेशन गुजर गए। रजत नहीं आने वाला था। उसने तो जानबूझकर नूपुर को ट्रेन में छोड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि मेट्रो में बैठकर वह ना तो कभी अपने घर पहुंच सकती है और ना ही उसे ढूंढ सकती है। नूपुर मेट्रो में इधर से उधर घूमती रही। उसे मेट्रो से बाहर आने में भी डर लग रहा था। कई घंटों बाद ट्रेन खाली हो गई, लेकिन वह उसी में बैठी रोती रही। तभी एक आदमी ने उससे कहा, बहुत देर से देख रहा हूं, तुम यहीं बैठी हो, क्या तुम्हें उतरना नहीं है? अब ट्रेन कहीं नहीं जाएगी, उतरो वरना तुम इसी में लॉक हो जाओगी। नूपुर सहमी हुई सी ट्रेन से उतर गई। वहीं कुछ दूरी पर एक औरत आनंदी प्रेस करती थी। नूपुर उसके पास गई और बोली, मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकती हूँ, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। हाँ हाँ, बैठ जाओ, कुछ परेशान लग रही हो। नूपुर ने उसे अपनी सारी बात बताई। वह तुम्हें चूना लगा गया, तुमसे प्यार करता था या नहीं? किसी का फोन नंबर तो याद होगा। नूपुर को उसका केवल 6 महीने में 3 दिन का प्यार याद आया। उससे पहले तो वह उससे नफरत ही करता था। उसका ध्यान अपने फोन पर गया। वह भी तो रजत के हाथ में ही था। वह नूपुर का फोन भी ले गया। उसको तो किसी का नंबर भी याद नहीं था।
क्या वो मुझे यहाँ हनीमून के बहाने लाए थे? वो तुम्हारे साथ खेल खेल कर चला गया। अब रोना बंद करो और अपना सामान यहीं रखकर कुछ देर आराम करो, फिर सोचना कि अब आगे क्या करना है। नूपुर तो पहले ही घबराई हुई थी, आराम कैसे करती। वह कुछ सोचकर बोली, दीदी यहाँ रहने का बंदोबस्त हो सकता है? इतने पैसे हैं क्या तुम्हारे पास कि मुंबई जैसे शहर में किराया देकर रह लोगी? नहीं। तो फुटपाथ पर रहो या मेट्रो में। तुम्हें कुछ काम करना आता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, ब्रेड पिज्ज़ा बनाना भी आता है। तो एक काम करो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरे साथ चलो, ब्रेड पिज्ज़ा बनाने का सामान खरीद लाते हैं। नूपुर ने अपना मंगलसूत्र निकाला और बोली, दीदी इसे बेचने में मेरी मदद करो ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। आनंदी अच्छी औरत थी, इसलिए बिना किसी लालच के वह नूपुर की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अब तुम्हारे पास सारा सामान है, गैस चूल्हा है, पिज्ज़ा बनाने का सामान है। पिज्ज़ा बनाओ और मेट्रो में बेचो। दीदी मेट्रो में ज़रूरी है क्या? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पटरी पर कोई तुम्हारा पिज्ज़ा खरीदेगा क्या? दीदी आप मुझे मेट्रो में जाना सिखा देंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। तो कल आप मुझे मेट्रो में छोड़ देना। अगले दिन आनंदी ने उसे मेट्रो में चढ़ा दिया। मेट्रो में जाकर वह ब्रेड पिज्ज़ा बनाकर बेचने लगी। मेट्रो में कॉलेज जाते हुए बच्चे बोले, अरे वाह, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। मेट्रो में ब्रेड पिज्जा, वो भी इतना सस्ता। कॉलेज वाले बच्चे खूब ब्रेड पिज्ज़ा खरीदने लगे। सुबह से शाम तक उसकी 2000 रुपए तक की बिक्री होने लगी। वह शाम को ब्रेड पिज्ज़ा बनाकर आनंदी के पास उतर जाती और रात उसी के ठिकाने पर गुजारती। इसी तरह उसे ब्रेड पिज्ज़ा बेचते हुए 1 साल बीत गया। नूपुर अब बदल चुकी थी। अब वह सीधी साधी नूपुर नहीं, बल्कि मुंबई की मेट्रो में ब्रेड पिज्ज़ा बेचने वाली एक चालाक लड़की बन चुकी थी, जिसका दिन में बहुत तरह के लोगों से पाला पड़ता था। उसने रहने के लिए एक घर किराए पर ले लिया। अब उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लगा था, इसलिए एक बार वह ससुराल जाकर रजत के मुंह पर तमाचा मारना चाहती थी। उसने वहां के लिए फ्लाइट बुक कराई और ढूंढते हुए अपने घर पहुंच गई। वह हैरान थी कि उसके घर पर ताला पड़ा था। पड़ोसियों से पता चला कि रजत ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की ने दहेज का केस लगाकर उन लोगों को जेल भेज दिया था। नूपुर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह कोर्ट गई और उन लोगों की जमानत करा दी। तुम जिंदा हो? रजत ने तो कहा था कि तुम दोनों की लड़ाई हो गई और तुमने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। नूपुर ने रजत की तरफ देखा तो रजत ने आंखें झुका ली। वह बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला। मैं तो इसे मेट्रो में छोड़कर आ गया था। मैंने इसके साथ बहुत जुल्म किए और आज इसी ने हमें जेल से बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो नूपुर। ये कहकर वह नूपुर के पैरों में गिर गया। अच्छा हुआ तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कम से कम मुझे हालातों से लड़ना तो आ गया, वरना अब तक मैं मुंबई की सड़कों पर भीख मांग रही होती। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा। 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ। लेकिन इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुमने शादी कर ली? मैं तुम्हारे जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। मैं वहाँ मेट्रो में ब्रेड पिज्ज़ा बेचती हूँ। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। माँ जी, मैं चलती हूँ। मेट्रो में मेरे ब्रेड पिज्ज़ा ग्राहक मेरी राह देख रहे होंगे। रजत और सुनीता ने बहुत रोका, लेकिन नूपुर नहीं रुकी और वापस चली गई। नूपुर फिर से मुंबई चली गई और फिर से मेट्रो ट्रेन में ब्रेड पिज्ज़ा बेचने लगी। राकेश टैक्सी ड्राइवर है। बॉम्बे जैसे शहर में टैक्सियों की बहुत भरमार हो गई है, इसलिए राकेश की अब पहले जैसी आमदनी नहीं रही। पूरे दिन सड़कों पर इधर उधर गाड़ी दौड़ाते हुए भी वह सिर्फ पेट भरने के लायक ही कमा पाता है। उसकी पत्नी वंदना घर के हालातों से परेशान होकर आए दिन राकेश पर गुस्सा करती है। ये क्या,
आज फिर 300 रुपए। इनमें क्या होगा? माँ की दवाई भी खत्म हो चुकी है और तुम्हारे छोटे भाई के शौक भी दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। रसोई में भी राशन खत्म ही समझो, और इस बार छत भी हर हाल में पक्की करनी है। अरे एक ही सांस में ना जाने कितना सुना देती हो। जानती हो ये 300 रुपए कमाने में दिमाग की दही हो जाती है। और देखो छोटू के लिए कुछ ना कहो, कल शादी हो जाएगी तो सब जिम्मेदारी समझ जाएगा। और मेरी उम्र क्या यूं ही चूल्हा फूंकने और तुम्हारी माँ की सेवा करने में निकल जाएगी? कभी एक बिंदी का पत्ता भी लाकर दिया है मुझे? हाँ, शादी को साल भर भी नहीं हुआ और तुमने इस रिश्ते को इतना बूढ़ा बना दिया है। अरे ऐसे मत बोलो वंदना, तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूं, लेकिन पैसे से मजबूर हूं। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाया है? मछली चावल तो बनाऊंगी नहीं, टमाटर की चटनी और चपाती बनाई है। तुम प्यार से खिलाओगे तो वही मछली चावल लगेंगे। मैं ही मिलती हूँ तुम्हें मीठी मीठी बातें करके उल्लू बनाने के लिए। हाँ। कोकिला उधर से गुजर रही थी, लेकिन बहू बेटे के मुंह से मछली चावल का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने पूछा, क्या कहा बहू? मछली चावल? हाय, एक अरसा गुजर गया मछली चावल खाए हुए। तुम्हारे पिताजी क्या गए, जीभ से सारे स्वाद ले गए। पता नहीं माँ को ऐसी बातें इतनी जल्दी कैसे सुनाई पड़ जाती हैं। अगर मेरी कमाई अच्छी होती तो मैं रोज मछली चावल बनाता। अरे क्या बड़बड़ा रहा है, जरा जोर से बोल। बहू, चटनी में पानी डालकर सूप बना ले, मुझसे नहीं खाई जाती ये सूखी रोटी। बस यही वंदना अपना आपा खो बैठती है और कहती है, माँ, आप सूखी रोटी खा रही हैं तो हम कौन सा पकवान खा रहे हैं? जानती हो अकेले कमाने वाले हैं, ऊपर से दुनिया भर के खर्चे। अब छोटू भी सयाने हो गए हैं, उनसे कहो ना कि काम में हाथ बटाएं। और छोटू के लिए सुनते ही कोकिला चंडी बन जाती है और वह वंदना को भला बुरा सुना बैठती है। सासू माँ के प्रवचन सुनकर वंदना देर तक रोती रही और भगवान से शिकायत करने लगी कि उन्हें इतनी गरीबी क्यों दी। अगले दिन 2 विदेशी, एलन और स्टेला, राकेश की टैक्सी के पास आए और पूछने लगे, हम लोग विदेश से इंडिया सेटल होने आया है, तुम हमारी मदद करेगा? हमें बॉम्बे घूमना मांगता, क्या तुम हमें बॉम्बे घुमाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जहाँ कहोगे वहाँ घुमाऊंगा। ओह वेरी गुड, कितना मनी देना पड़ेगा? ये मीटर के हिसाब से चलता है साहब, जितना मीटर दौड़ेगा उतना पैसा देना पड़ेगा। इंडियन पीपल आर सो क्लेवर एलन। राकेश 10वीं पास था, इसलिए इतनी इंग्लिश तो समझ ही लेता था। उसने उन्हें पूरे दिन बॉम्बे घुमाया। शाम तक वो लोग थक चुके थे, अब उन्हें आराम करना था। पूरे दिन रास्ते में राकेश से बातें करके वो दोनों उससे अच्छे से घुल मिल गए। आपका घर कहाँ है साहब? आपको अब कहाँ उतरना है? नो 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 नो, हमको हमारे हाउस नहीं जाना, क्योंकि हमारा अपना हाउस नहीं है। पहले कोई बिजनेस करना फिर हाउस बनाना। अभी तो हमें किसी इंडियन हाउस में स्टे करना, बिकॉज स्टेला को देशी फूड खाने को मांगता। क्या तुम हमको अपने घर रखेगा? यू आर ए गुड पर्सन, नो? राकेश ये सब सुनकर खुश हुआ। उसके यहाँ गेस्ट रूम खाली था। उसने सोचा, ये लोग वहाँ रुकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पास पड़ोसी भी विदेशियों को हमारे घर देखेंगे तो हमारी भी कोई पोजीशन बनेगी। क्या पता विदेशी हैं, कुछ पैसे भी दे जाए। लेकिन देशी फूड, आखिर मैं लोगों को खाने में क्या खिलाऊंगा? तुम क्या सोचता है मैन, हम तुम्हें इन सब का पैसा देगा। पैसे की बात सुनकर राकेश को कुछ हौसला मिला और वह उन्हें अपने घर ले गया और वंदना को आवाज लगाते हुए बोला, अरे वंदना, जल्दी बाहर आओ, देखो तो हमारे घर मेहमान आए हैं। वंदना बाहर आई तो उन्हें देखती ही रह गई। राकेश ने पूछा, अरे ऐसे क्या देख रही हो? तो वंदना धीरे से बोली, अरे इन मेम को देख रही थी, सफेद बाल, सफेद चमड़ी और ये इतने छोटे छोटे कपड़े, बाप रे बाप, सारी टांगे दिख रही हैं। और ये हैट वाले साहब लगता है किसी सर्कस से आए हैं। कहाँ से उठा लाए ऐसे मेहमान? धीरे बोलो वंदना, उन्हें हिंदी आती है, समझ गए तो बुरा मान जाएंगे।
ये लोग हमारे मेहमान हैं, 1-2 दिन ये लोग हमारे साथ रहेंगे। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और इनकी अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग हमें पैसे देंगे। राकेश की बात समझकर वंदना अपनी हंसी रोकती हुई उन्हें अंदर ले गई। राकेश ने वंदना को एक तरफ बुलाकर कहा, सुनो, इन लोगों को देशी खाना खिलाना है। ये लोग इसीलिए हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे रसोई में भंडारा भरा हो। खिलाओगे क्या, चटनी और चपाती? जानता हूँ वंदना, लेकिन ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। ये अमीर लोग होते हैं, 1000 तो 1000 इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। विदेश में बहुत पैसा है, वहाँ हमारे जैसे गरीब नहीं है। चलो, मैं उनके लिए कुछ पूड़ी कचौड़ी जैसा कुछ बना देती हूँ, लेकिन कल सुबह तुम बाजार से तेल खरीद लाना। हाँ, आलू तो घर में है ही। इतना स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी कि याद रखेंगे। अरे वाह बहू, मेहमानों के लिए पूड़ी कचौड़ी। ठीक है, तुम बनाओ और किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वंदना हंसती हुई बोली, माँ जी, आप उन विदेशियों के पास बैठकर बातें करना, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लूंगी। सुबह वंदना उठी और तैयारियों में जुट गई। उसने दाल की खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाई, साथ में धनिया और हरी मिर्च की चटनी भी। वंदना, साथ में रायता भी तो होना चाहिए था। मैं अभी छाछ लेकर आता हूँ। वंदना ने खाना तैयार करके उन्हें खाने के लिए बरामदे में बुलाया। जमीन पर चटाई बिछाकर उसने थालियों में खाना परोसा। एलन, ये इंडियन लोग अर्थ पर बैठकर खाना खाता? यस स्टेला, यही तो इंडियन कल्चर है। प्लीज सिट डाउन। स्टेला सबको नीचे बैठ देख खुद भी नीचे बैठ गई। पहला कौर मुंह में डालते हुए ही वह चिल्लाई, ओह माय गॉड, व्हाट अ फूड, सुपर अमेजिंग। रियली, ऐसा फूड कभी नहीं खाया। कहाँ सीखा तुम? मेरी माँ ने सिखाया। क्या तुम स्टेला को भी सिखाएगा? रियली वेरी टेस्टी फूड। बिल्कुल सिखाऊंगी। हम लोग यहाँ बिजनेस करने आया था, बट अब सोच रहा है कि इंडिया में एक फूड कॉर्नर स्टार्ट करेगा। अगर उसके लिए तुम खाना पकाती तो बहुत मनी आएगा, उसमें हाफ तुम्हारा होगा। क्या तुम हमारे लिए ये इंडियन फूड बनाएगा? वंदना उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। वह हाँ करने ही वाली थी, लेकिन कोकिला की तरफ देखकर वह चुप हो गई। उसे लगा जैसे कोकिला उसे गुस्से भरी आंखों से देख रही है। राकेश ने माँ की तरफ देखा और उन्हें समझाने लगा, ये लोग भारत में ही रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या वंदना उनके लिए खाना बनाएगी। इन्हें वंदना के हाथ के पकवान बहुत पसंद आए हैं। कोकिला हंसते हुए बोली, अरे जा चुप कर, इतनी भी गवार नहीं हूं। मैं सब समझ गई। मेरी बहू के हाथ के पकवान खाकर तो कोई भी तारीफ करे बिना नहीं रहता। मेरी बहू इनके लिए पकवान जरूर बनाएगी। उसके बाद एलन और स्टेला बहुत खुश हुए। एलन ने राकेश को 10,000 रुपए देते हुए कहा, ये तुम्हारा टैक्सी, रेंट और खाने का पैसा है। हमारा खाने का काम स्टार्ट होगा तो और पैसा देगा। हाथ में इतना पैसा देखकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें वंदना खाना बनाने लगी। शुद्ध भारतीय खाना देखकर वहां देशी विदेशी लोगों की भरमार होने लगी। इतना काम और पैसा आने के बाद उनके दिन बदलने लगे। अब वंदना और राकेश बहुत खुश थे। कोकिला को अभी भी रोज मछली चावल खाने की तलब लगी रहती थी, लेकिन वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी गरीब बहू के पकवान ने उन लोगों की जिंदगी बदल दी थी। शारदा के 3 बेटे थे, दिनेश, महेश और सोहन। उसके 2 बड़े बेटे पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पर लग गए थे और खूब अमीर थे, इसलिए उन दोनों की शादी बड़ी ही अमीर लड़कियों से हुई थी। वहीं शारदा का तीसरा और सबसे छोटा बेटा सोहन बस 12वीं पास था। उसका काम धंधा कुछ अच्छा नहीं था, इसी कारण उसकी शादी बहुत ही गरीब लड़की से हुई थी। उसकी अमीर बड़ी बहुएं रेखा और पूजा महारानियों की तरह रहती थी और सबसे छोटी गरीब बहू आरती घर में नौकरानी सी बन गई थी। अरे मम्मी जी,
जब घर के सब काम करने के लिए यह गरीब आरती है तो फिर नौकरों की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आज ही सब नौकरों की छुट्टी कर दो। अगर मेरी अमीर बहुओं की यही इच्छा है तो मैं भला इनकार क्यों करूं? गरीब बहू घर के काम करेगी तो नौकरों का खर्चा तो बचेगा ही ना। शारदा उसी दिन से सब नौकरों की छुट्टी कर देती है और उनकी जगह गरीब बहू आरती नौकरानी बनकर घर के सब काम करने लगती है। मम्मी जी, बहुत भूख लगी है, जरा जल्दी खाना मंगाओ ना। पता नहीं यह गरीब देवरानी खाना बनाने में इतनी देर कैसे लगा देती है। आरती, अरे ओ मेरी गरीब बहू आरती, खाना पकाते पकाते खाने से चिपक गई है क्या? जरा जल्दी से खाना लेकर आना। आरती खाना लगाते हुए बोली, लो माँ जी खाना। इतनी देर कैसे कर दी? सारे बर्तन जूठे पड़े थे इसलिए उन्हें धोने में समय लग गया। आरती सुबह से शाम तक काम में लगी रहती। सबसे पहले उठते ही पूरे घर की साफ सफाई करती, फिर बर्तन करती और उसके बाद रसोई में जुट जाती। गरीब बहू नौकरानी बनकर काम करती तो अमीर बहू रेखा और पूजा देर तक सोती रहती और जैसे ही जागती आरती को आवाज देने लगती। आरती, अरे ओ मम्मी जी की गरीब बहू आरती, जरा मेरे लिए चाय तो लेकर आना। आरती रेखा को चाय देकर आती तो पूजा की आवाज सुनाई देती, अरे कहाँ मर गई, मेरे लिए एक कप कॉफी तो बना कर लाना। अभी लाती हूँ दीदी। दीदी की बच्ची, जल्दी से लेकर आ। बस थोड़ा रुको, अभी लेकर आती हूँ दीदी। सुबह से शाम हो जाती पर आरती को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम में समय का पता ही नहीं चलता। रात सबको खाना खिलाकर सोने जाती तो शारदा बुला लेती और कहती, बहू, अरे ओ आरती बहू, जरा थोड़े पैर तो दबा दे, बड़े दुख रहे हैं। सास के पैर दबाते दबाते आरती का शरीर दुखने लगता। फिर सोहन के घर आने से पहले ही थक कर चूर हो जाती और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो जाती। सोहन अपनी पत्नी की हालत को अच्छे से समझता था, इसलिए उसे कभी परेशान नहीं करता था। आरती सो गई क्या? बस अभी लेटी थी, पता नहीं लेटते ही कैसे आंख लग गई। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। रहने दो, खाना मैं खुद ले लूंगा। तुम सारा दिन काम करके थक गई होगी, आराम से सो जाओ। एक दिन आरती सोकर उठती है तो उसे तेज बुखार चढ़ाता है। वह रसोई में जाकर किसी तरह साफ सफाई करके बर्तन धोने लगती है तो उसकी कपकपी बंध जाती है। उफ, इस बुखार ने तो जान ही निकाल दी। मुझसे तो आज खाना बन ही नहीं पाएगा। हाय, क्यों ना माँ जी से कह दूं कि आज खाना रेखा और पूजा से बनवा ले। यही सोचकर आरती बुखार से कांपते हुए शारदा के पास जाती है और लगभग रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, आज खाना मुझसे न बन पाएगा, इसलिए खाना रेखा और पूजा दीदी से बनाने को कहिए ना। यह सुनकर शारदा की दोनों अमीर बहुएं रेखा और पूजा बहाने बनाने पर उतर आती हैं। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं मम्मी जी, फिर मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? और मैं क्या नौकरानी हूँ जो खाना बनाऊं? मम्मी जी, इससे कहो बीमारी का बहाना बनाना छोड़ खाना बना ले। हाँ। उन दोनों की बातें सुनकर शारदा आरती का दुख समझ उस पर अपना प्यार दिखाने की बजाय उसे सताने पर उतर आती है और कहती है, क्यों री मेरी बहानेबाज गरीब बहू, क्या सचमुच बुखार है तुझे? माँ जी, सचमुच बहुत तेज बुखार है। तो ये ले बुखार की गोली, इसे खा और काम पर लग जा। अरे बुखार कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है जो काम छोड़कर बैठ जाएगी। पर माँ जी, ये भी तो बहुएं हैं, क्या ये खाना नहीं बना सकती? नहीं बना सकती? नौकरानी बनकर रह। बहू बनने की कोशिश की तो चुटिया पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? हाँ। यह सुनकर बेचारी गरीब आरती की जबान पर ताला लगकर रह जाता है और वह बुखार में कराहते हुए रसोई में खाना बनाने लगती है, मगर बुखार सहन नहीं होता तो अचानक ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सोहन की नजर उस पर पड़ती है और वह आरती को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। इन्हें बहुत तेज बुखार है,
दवा दे दी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। कोई खतरे वाली बात तो नहीं डॉक्टर साहब? जी नहीं। आरती के ठीक होने पर सोहन घर छोड़ने का फैसला करता है। वह अपनी माँ शारदा और अपनी अमीर भाभीयों से कहता है, अब मैं आरती पर और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आरती को साथ लेकर आज ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। पर इसे रखेगा कहाँ और खिलाएगा क्या? जाएगा कहाँ मम्मी जी? भूखा मरेगा तो यहीं लौट आएगा। हाँ, शौक से जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सोहन आरती के न चाहते हुए भी उसे लेकर अलग रहने लगता है। वह एक किराए के मकान में बसेरा डाल लेता है और अपने एक दोस्त से पैसा उधार लेकर अपना छोटा सा काम शुरू कर देता है। मगर आरती यह देख चिंता में पड़ जाती है और पूछती है, सुनो जी, आप यह सब कर्ज लेकर कर रहे हैं, अगर काम ना चला तो क्या होगा? काम चलेगा आरती, मुझ पर भरोसा रखो। मैं बहुत जल्द तुम्हें नया घर खरीद के दे दूंगा। उधर आरती के घर छोड़ते ही शारदा की दोनों अमीर बहुएं रंग बदल जाती हैं। बहू, अब आरती तो चली गई, फिर घर का काम कौन करेगा? करेगा कौन मम्मी जी? आप करेंगी। आपके होते हम नौकरानी का खर्चा क्यों उठाएं? यह सुनकर शारदा पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। अब वह अपनी अमीर बहुओं की नौकरानी बन जाती है। घर के सभी काम वही करती है और शाम तक काम करते करते उसकी कमर जवाब दे जाती है। अब शारदा को अपनी गरीब बहू की बहुत याद आती है। इन अमीर बहुओं से तो मेरी गरीब बहू लाख दर्जे अच्छी थी। कभी काम को हाथ लगाने तक न देती थी। मैंने ही उस बेचारी की कदर ना की। उधर सोहन अपनी पूरी मेहनत से काम करता है और कुछ ही महीनों में उसका काम अच्छा चलने लगता है। उसके पास खूब पैसा आता है और वह अपने लिए एक शानदार घर खरीद लेता है। नया घर पाकर आरती बहुत खुश होती है। आरती, बताओ हमारा नया घर कैसा है? घर तो बहुत सुंदर है जी, पर क्या आरती? पर मुझे तो माँ जी की चिंता हो रही है। पता नहीं माँ जी कैसी होंगी। देखो आरती, मेरा मन तो उस घर में जाने को करता नहीं है, पर तुम चलना चाहती हो तो मैं मना नहीं करता। चलो हो आते हैं। सोहन और आरती घर जाते हैं तो शारदा को नौकरानी की तरह काम करते देख हैरान रह जाते हैं। माँ जी, आप यह सब काम क्यों कर रही हैं? यह सुनकर शारदा रोने लगती है और अपनी सारी सच्चाई बताती है। उसकी सच्चाई सुनकर सोहन और आरती दोनों को रेखा और पूजा पर बहुत गुस्सा आता है और सोहन शारदा से कहता है, माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। माँ, आप हमारे घर चलिए, हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, चलो बहू, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरी लायक बहू हो। मुझे इन अमीर घमंडी बहुओं के पास नहीं रहना। यह कहकर शारदा सोहन और आरती के साथ चली जाती है और रेखा और पूजा अपनी करनी पर पछताती रह जाती हैं।